जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका आईआईटी का एग्जाम हो। इस चैप्टर से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमारी रिजिड बॉडी है होता क्या है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को कब आप रिजिड बॉडी कहोगे? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे एटम्स हैं, उनसे मिलकर बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे अणु परमाणु से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब क्या हो कि अगर हम इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एफ फोर्स है वो लगा रहे हैं। इस एफ फोर्स लगाने की वजह से हमारी इस बॉडी के अंदर जो उपस्थित ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूरी पर उपस्थित होंगे ना। मान लेते हैं ये वाला पार्टिकल है इससे डी दूरी पर उपस्थित है, ये वाला पार्टिकल है वो इससे ए दूरी पर उपस्थित है। तो इस एफ फोर्स लगाने की वजह से हमारे जो ये पार्टिकल है, पार्टिकल के मध्य की दूरी है वो चेंज ना हो। ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट चेंज। तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है ना। इसे दोस्तों थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक फिर से रिजिड बॉडी लेते हैं। ये अपने पास में कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। और इस रिजिड बॉडी के अंदर दो एटम्स मान लेते हैं या दो कोई भी पार्टिकल्स मान लेते हैं, ए और बी। ठीक है। अब हमें रिजिड बॉडी के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि ए और बी के मध्य की जो दूरी है वो चेंज ना हो जब हम इसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है? ए और बी के मध्य की दूरी है डी। ठीक है। तो अब ये मान लेते हैं कि ए और बी के ऊपर जो ये पार्टिकल है ये किसी भी रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारा जो ए पार्टिकल है वो जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, आपका जो पार्टिकल बी है वो जा रहा है किसी रैंडम वेलोसिटी v2 के साथ। ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि हमारा ये जो पूरी रिजिड बॉडी है वो जा रही है किसी डायरेक्शन के अंदर किसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है। तो हमारा जो इस एफ फोर्स की वजह से ए और बी के मध्य की दूरी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। उस लाइन के रिस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे इसके v1 और v2 के कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है? यहाँ से एक कंपोनेंट मान लेते हैं, ये एंगल अगर एल्फा है और ये एंगल है आपका बीटा। तो आप क्या कहोगे कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया वो आपका क्या है? ये जो कंपोनेंट इधर वाली साइड आ रहा है ये कंपोनेंट अपना आया v1 cos एल्फा, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आया वो क्या है अपना v1 sin एल्फा। इसी प्रकार से इधर वाली तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया वो आप क्या कहोगे? ये है अपना v2 cos बीटा, और इधर वाली साइड जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या है आपका v2 sin बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब समय के साथ हमारा जो ए और बी के मध्य की दूरी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज कब नहीं होगी? तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि हमारा कोई पार्टिकल बी है, ठीक है, और ये पार्टिकल ए है, ठीक है, जिनके मध्य की दूरी कितनी है? मध्य की दूरी है ये डी। ओके। पार्टिकल बी है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? पार्टिकल बी की वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है v2 cos बीटा, और पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये है अपना v1 cos एल्फा। अब देखिए समय के साथ है दोनों के मध्य की दूरी कब चेंज नहीं होगी? कब चेंज नहीं होगी? जब या तो दोनों पार्टिकल है वो समान वेलोसिटी के साथ मूव करते हो, यानी कि अगर बी है वो जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो हमारा ए है वो भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हो। तभी पॉसिबल है ना कि ए और बी के मध्य की दूरी कभी चेंज ना हो, है ना। तो यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर हमारे जो पार्टिकल होते हैं उनकी जिस डायरेक्शन में हमारा जो रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है उस मोशन की डायरेक्शन के अंदर उनके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे। यानी कि आप क्या कहोगे? v1 cos एल्फा है वो किसके बराबर होगा? v2 cos बीटा के बराबर। तभी हमारा कोई बॉडी है वो क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी कहलाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कोई और वीडियो बनाकर फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम के अंदर आपसे न्यूमेरिकल बनाकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो पार्टिकल ए है ए के रिस्पेक्ट के अंदर बी की वेलोसिटी क्या होगी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बी के रिस्पेक्ट के अंदर ए की वेलोसिटी क्या होगी। तो जरा मुझे बताइए, ये आपका ए है, ए के रिस्पेक्ट के अंदर आपका जो पार्टिकल बी है बी की वेलोसिटी क्या होगी? तो एक्चुअल में वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है ना आपने। रिलेटिव वेलोसिटी अगर नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो देखेगा, वहां से हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि आपके पास में वी वन साइन एल्फा ये क्या है? v1 साइन एल्फा है वो क्या शो कर रहा है? वो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। इसी प्रकार से v2 साइन बीटा है ये क्या है? ये है हमारी जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है वो क्या होगी? तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होगा ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है वो क्या आएगी?
तो ये अपना आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है वो अपना आ गया वी ए जी। वी ए जी कितना है, ये अपना है v1 साइन एल्फा। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, अगर ये वाली डायरेक्शन अपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं तो इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस ऑफ, अब वी बी जी है इसकी वैल्यू क्या होगी, वी बी जी की वैल्यू है v2 साइन बीटा, परंतु वो कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो आप इसमें नेगेटिव साइन लगा के लिखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे v2 साइन बीटा। ये किसकी है, ए की बी के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा क्या आएगा। ये मैं लिख देता हूँ क्या वैल्यू आएगी, परंतु फिर आप इसको एक बार करके देखिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी वाली वीडियो है वो जरूर देखनी चाहिए आपको, उसके ऊपर कम से कम 6-7 वीडियो बनाई हुई है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड जो डाउट है वो आपके एकदम से खत्म हो जाएंगे, जरूर देखिएगा उसको। दोस्तों किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर 4 तरह के जो मोशन है वो पॉसिबल है। पहला कौन सा है, पहला है अपना प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन, ठीक है। सेकंड अपना कौन सा है, सेकंड है अपना प्योर रोटेशनल मोशन। फिर आता है अपना जनरल मोशन और फिर उसके बाद में आता है प्योर रोलिंग मोशन। इन चारों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन है वो होता क्या है। दोस्तों जो प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर आप कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, कोई भी एक बाह्य बल लगाते हो, तो किसी भी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो वो बल किसके बराबर होता है, वो अप्लाइड फोर्स है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ना। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसमें चेंज के बराबर होता है। और मोमेंटम क्या होता है, सॉरी मोमेंटम आएगा यहाँ, वी की जगह पी आएगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एम वी के, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमारा जो ये रिजिड बॉडी है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, ये पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजिड बॉडी होने की कंडीशन क्या है कि हमारा जो पार्टिकल ए और बी है उनके मध्य की दूरी है वो चेंज ना हो, यानी कि उनके फोर्स लगाने से पहले अगर दूरी डी थी तो फोर्स लगाने के बाद भी उनके मध्य की दूरी है वो डी ही रहेगी, समय के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब जब एफ फोर्स लगाते हैं तो हमारा पार्टिकल है उसमें एक वेलोसिटी आती है, उस वेलोसिटी के कारण हमारा जो पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, और मोशन कौन सी डायरेक्शन में करेगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में। तो अगर एफ फोर्स है वो हम लगा रहे हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो हमारा जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर मोशन करेगा, ठीक है। और किसी समय हमारा जो ये पार्टिकल है वो मोशन करते हुए यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जितने समय के अंदर मान लेते हैं ये समय कितना लग रहा है, इसकी स्थिति 1 से 2 तक आने में समय लग रहा है, मान लेते हैं 10 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी, यानी कि टी समय लग रहा है, ठीक है। तो इस टी समय के अंदर हमारा जो पार्टिकल ए है वो जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी हमारा जो पार्टिकल है बी है वो तय करेगा। तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे निकलते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर होने वाला जो मोशन है वो प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन कहलाएगा अगर इक्वल टाइम पीरियड के अंदर, जो इक्वल टाइम जो इंटरवल है या टाइम पीरियड है उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करें, यानी कि ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर तय कर रहे हैं इक्वल टाइम पीरियड के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, प्योर ट्रांजैक्शन मोशन कहलाएगा। तो क्या प्योर ट्रांजैक्शन मोशन के अंदर सिर्फ एक ही तरह का मोशन होता है, यानी कि हमारा जो रिजिड बॉडी है उसकी क्या सीधी रेखा में ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसमें दो तरह के मोशन है वो पॉसिबल हो सकती है। कौन कौन से दो तरह के पॉसिबल है, सबसे पहले तो हमारा जो रिजिड बॉडी है वो बिल्कुल सीधी लाइन में जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा हो सकता है, हमारा जो रिजिड बॉडी है वो कर्व लीनियर मोशन है वो कर सकता है, यानी कि वक्रीय पथ के ऊपर है मोशन कर सकता है। तो इस दोनों तरह के जो मोशन है वो किस में आ जाएंगे, अपना ये अपना आ जाएगा प्योर जो ट्रांजैक्शनल मोशन है उसके अंदर आ जाएगा। ऐसा आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उनके मध्य की दूरी कितनी है, डी दूरी है। यहाँ पर पार्टिकल्स के मध्य की दूरी कितनी है, डी दूरी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है उनके मध्य की जो दूरी है वो तो चेंज हो नहीं रही। अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या समान टाइम इंटरवल है उसमें हमारे जो पार्टिकल्स है वो इक्वल दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो पार्टिकल ए है जितने समय में ए से यहाँ तक आ रहा है क्या उतनी टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो बी है वो भी इक्वल दूरी तय कर रहा है, बिल्कुल तय कर रहा है। तो यहाँ पर जो रेखीय पथ पर यानी रेक्टिलिनियर जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांजैक्शन मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसी प्रकार से जो कर्व लीनियर जो मोशन होता है उसके अंदर भी आप जरा देखिए किसी समय हमारा जो पार्टिकल है ए वो यहाँ पर मौजूद है और वो मोशन करते हुए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उतने समय अंतराल के अंदर हमारा जो पार्टिकल बी है वो भी ये दूरी तय कर रहा है ना। तो क्या इस टाइम
पीरियड टी के अंदर हमारा जो पार्टिकल ए और बी है उन्होंने इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिया, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिया, तो ये भी किस में आएगा, प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। अब जरा एक चीज और बताइए मुझे कि हमारा जो पार्टिकल ए और बी इन दोनों से मिलकर ये जो सिस्टम बना है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप कहेंगे इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टिकल्स के मध्य होगा, यानी ए और बी का सेंटर ऑफ मास ए और बी के मध्य कहीं ना कहीं होगा, होगा ना। तो जितने समय पीरियड के अंदर हमारा जो पार्टिकल ए है वो जितनी दूरी तय कर रहा है, मान लेते हैं ये दूरी ए तय कर रहा है, उतने ही टाइम पीरियड में बी वो दूरी तय कर रहा है। तो हमारा ये जो सिस्टम है, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है उतने टाइम पीरियड के अंदर वो भी कितनी दूरी तय कर रहा है, वो भी ए दूरी ही तय कर रहा है। ठीक है। और उसकी भी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हमारे जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। तो आप क्या ऐसा कह सकते हो कि किसी रिजिड बॉडी पर हम एफ फोर्स है वो अप्लाई करते हैं, तो जो मोशन सारा का सारा रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारा उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप वक्रीय में देखते हो यानी कर्वलीनर के अंदर मोशन में देखते हो तो सेंटर ऑफ मास कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर निकलते हैं कि किसी भी प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन के अंदर हमारा जो रिजिड बॉडी है उसका जो मोशन है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के मोशन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। तो इसमें हम हर एक प्रत्येक अलग अलग पार्टिकल का जो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे कि पूरी रिजिड बॉडी है उसका किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है ना। अब जरा मुझे ये बताइए कि हमारा सेंटर ऑफ मास है अगर वो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इस रिजिड बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है अपना हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। हम यहाँ वेलोसिटी किसकी कंसीडर करें, हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, तो आप क्या कहोगे हाफ एम वी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसका मोमेंटम के बारे में तो मोमेंटम यानी कि संवेग है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एम वी के बराबर। यहाँ पर एम क्या है, ये रिजिड बॉडी का मास है, यहाँ पे एम है वो रिजिड बॉडी का मास है, और वी क्या है, ये अपना रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अगर हमारा यहाँ रिजिड बॉडी है उसके ऊपर आप एफ फोर्स से ये अप्लाई कर रहे हो, ये कोई एफ फोर्स है वो अप्लाई कर रहे हो, तो वो एफ फोर्स किसके बराबर होगा, वो एफ फोर्स बराबर होगा हमारा जो रिजिड बॉडी है उसके मास, और रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन के बराबर होगा। यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो अगर ए एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है तो अपना जो अप्लाइड फोर्स है वो एम ए सी के बराबर होगा। ठीक है ना। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी अपना जो जितने भी उस पर एफ फोर्स लग रहे हैं वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एम ए सी के बराबर होगा। ठीक है ना। जो न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन आपने स्टडी किए होंगे, अगर नहीं किए तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हमारा जो प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है इसके बारे में। तो किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर प्योर रोटेशन मोशन होने की क्या कंडीशन है कि उसकी बॉडी के अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जो कि हमेशा स्थिर रहे। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है उसके अंदर प्योर रोटेशनल मोशन कब होगा, जब उस बॉडी के अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जो कि हमेशा स्थिर रहे। ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं ये हमारी रिजिड बॉडी है। ठीक है। इस रिजिड बॉडी के अंदर रोटेशनल एक्सिस कौन सा है, अब जैसे फर्स्ट जो अपना रिजिड बॉडी है उसमें रोटेशनल एक्सिस आपका ये है, और जो सेकंड जो अपने कोई डिस्क है ले रखी है उस डिस्क के अंदर जो रोटेशनल एक्सिस है वो ये है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे एक बुक मान लेते हैं, बुक को आप उस बुक के बीच में से उसको घुमा रहे हो, ये आपकी नोटबुक है। ठीक है। ये हमारी कोई नोटबुक है, इस नोटबुक को आप उसको बीच में से घुमा रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो आपके। इस नोटबुक को आप बीच में से घुमा रहे हो, बीच में से घुमाओगे तो क्या होगा, नोटबुक का ये एक हिस्सा है वो तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और एक हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट तरीके का जो आप मोशन देख रहे हो उसमें क्या है कि रिजिड बॉडी कोई भी बॉडी हो सकती है, जैसे ये एक आपका पेन मान लो या कोई लकड़ी मान लो, ठीक है, या लोहे की एक छड़ मान लो, इसमें अगर आप किसी रोटेशनल एक्सिस मान लेते हैं, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको घुमाओगे तो क्या होगा, आपका ये जो रोड का ये वाला जो हिस्सा है वो तो इधर की तरफ आएगा, जबकि रोड का ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है। तभी तो इसमें मोशन होगा। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे ना इस रिजिड बॉडी के अंदर जो हमेशा स्थिर रहेंगे, और वो पॉइंट कहाँ होंगे, वो पॉइंट होंगे अपना जो रोटेशनल एक्सिस है उस पर, जैसे ये वाले जो पॉइंट है। ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो हमेशा स्थिर रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आप एक डिस्क का अगर रोटेशन देखोगे, डिस्क के अंदर जो रोटेशनल एक्सिस वो कौन सी है, डिस्क के सेंटर से पास हो रही है, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा अपने पास में है जो कि हमेशा स्थिर है, और वो पॉइंट कौन सा है, उस डिस्क का सेंटर है जहां से ये एक्सिस पास हो रही है। ठीक है। तो दोनों ही तरह के मोशन के अंदर हमारे पास में कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जो कि हमेशा स्थिर रहता है। यही क्या कंडीशन है हमारी प्योर रोटेशनल मोशन की है। ठीक है।
तो ये फर्स्ट कंडीशन हमेशा याद भी रखनी है आपको और नोट भी कर लीजिएगा कि एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा हो उस रिजिड बॉडी के अंदर जो कि हमेशा स्थिर रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर रोटेशन मोशन कहेंगे। अब दोस्तों मुझे एक चीज़ और बताइए कि कोई भी डिस्क है या ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं ये हमारे रिजिड बॉडी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, इन पार्टिकल्स की हमारा जो सेंटर है, ठीक है, जहाँ से ये एक्सिस पास हो रही है उससे दूरी है कितनी, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है। तो उस ए पॉइंट के लिए जो दूरी है वो आर ए है। इस जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के लिए जो दूरी है वो आर बी है। अब जो ये जब ये हमारी डिस्क है वो रोटेशन करेगी तो हमारे जो पार्टिकल है वो भी साथ साथ में मोशन करेंगे। जो पार्टिकल ए है वो भी इधर की तरफ मोशन करेगा और जो पार्टिकल बी है वो भी साथ साथ में इधर की तरफ मोशन करेगा। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी है कि जब भी हमारी कोई भी रिजिड बॉडी है वो रोटेशन कर रही है तो रोटेशन एक्सिस से उन पार्टिकल्स की दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे जो आर ए दूरी है यानी कि ये वाली जो दूरी है और जो आर बी दूरी है यानी कि ये वाली जो दूरी है, ये चेंज नहीं हो रही है। ये क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, नियत रहती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और अपने पास में आ गया। इन प्योर रोटेशनल मोशन डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस। यानी कि इस रोटेशन एक्सिस से हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल की जो दूरी है वो हमेशा नियत रहती है। यानी कि जो पार्टिकल जहां रोटेशन से पहले मौजूद था वहीं मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल ए है वो इस मोशन की वजह से सरकते हुए यहाँ यहाँ पर दूसरी जगह पर आ जाएगा, पार्टिकल बी है वो सरक कर अंदर की तरफ आ जाएगा या बाहर की तरफ आ जाएगा, जहां है वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और आपने नोटिस की होगी, क्या, देखिए हमारा जो पार्टिकल ए है उसका मान लेते हैं जो मास है वो कितना है, m1 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो पार्टिकल बी है उसका मास कितना है, m2 है। ठीक है, पार्टिकल ए है उसकी जो पोजीशन क्या है, यानी स्थिति कितनी दूरी पर मौजूद है रोटेशन एक्सिस से, ये दूरी आप कह रहे हैं आर ए है। ठीक है, पार्टिकल बी है, पार्टिकल बी की रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, आप कहोगे आर बी है। तो यहाँ पर ए के लिए दो चीजें अपने पास में है, ए के लिए उसका मास कितना है वो m1 है और रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है वो आर ए है। इसी प्रकार से पार्टिकल बी है वो क्या शो कर रहा है, उसका मास तो m2 है और रोटेशन एक्सिस से दूरी है वो आर बी है। तो क्या हमारा जो पार्टिकल ए और जो पार्टिकल बी दोनों के लिए इक्वल ही तरह का क्या मोशन होगा या इक्वल ही तरह की चीजें होगी। जरा इसको ना एक बार आप जो प्योर जो ट्रांजैक्शनल मोशन है उससे कंपेयर कीजिएगा। प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन में हमने क्या देखा था कि हमारा जो पार्टिकल ए है, ठीक है, और जो पार्टिकल बी है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की यानी समान वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जब देखते हैं प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन के अंदर तो हमारा जो पार्टिकल ए और बी है उनकी वेलोसिटी अलग होगी, कोणीय जो एंगुलर वेलोसिटी तो इक्वल होगी परंतु इनकी लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। यहाँ पर पार्टिकल ए है उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, पार्टिकल बी है उसकी लीनियर वेलोसिटी अलग होगी। तो दोस्तों क्या यहाँ पर जो पार्टिकल जो रोटेशनल एक्सिस के बिल्कुल नजदीक मौजूद है और एक जो पार्टिकल जो रोटेशनल एक्सिस से काफी दूरी पर यानी कि डिस्क के किनारे पर मौजूद है, क्या वो दोनों ही इक्वल इफेक्ट डालेंगे रोटेशन के अंदर, उनका इफेक्ट है वो अलग अलग होगा। तो उस इफेक्ट की मात्रा के को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नई क्वांटिटी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम हमारा जो ट्रांजैक्शनल मोशन के अंदर जो मास करता है, मास यानी कि द्रव्यमान करता है, वही हमारा रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी टाइम बाद में एक दो वीडियो बाद में हम इसका जो फॉर्मूला वो ड्राइव करेंगे, वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ी एक दो क्लास के बाद में इसको हम सीख लेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर के बराबर, जहां पर एम क्या है, एम उस पार्टिकल का मास है और आर क्या है, रोटेशनल एक्सिस से उसकी दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम सीख चुके हैं, क्या है कि किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर जब मोशन होता है यानी कि उसकी डायनेमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उस रिजिड बॉडी के अंदर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल मौजूद है उन सभी की जो मोशन है उसको हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो रोटेशनल एक्सिस के नज़दीक हो चाहे रोटेशनल एक्सिस से दूर हो, उन सभी के मोशन को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से हम क्या है, एक नई क्वांटिटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। जड़त्व नाम सुन के आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो याद आ रहा होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि जब हमारा प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन हो रहा था तब हमारी काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर थी, तब हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर थी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन मोशन में क्या है, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परंतु रोटेशनल मोशन के अंदर जो काम मास करता है वो यहाँ पर क्या करेगा, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा यानी कि जड़त्व आघूर्ण करेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ओमेगा क्या है? हमारा कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो ट्रांजैक्शनल मोशन के अंदर जो अपना मोमेंटम था यानी संवेग था वो किसके बराबर था? वो p इक्वल्स टू mv के बराबर था। ठीक है, ट्रांजैक्शनल मोशन के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, क्योंकि रेखीय संवेग तो होता है अपना जब ट्रांजैक्शनल मोशन होता है, तब जब हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। और वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? हमारा मास और वेलोसिटी के बराबर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? हमारी ओमेगा, और मास की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर आएगा? आई ओमेगा। अभी किसी स्टूडेंट को दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये एकदम से इतने न्यूमेरिक फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव कर दिए। देखिए, इनको वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार बस मैं आपको दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझाने के हिसाब से ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। आप इनको बुक में एक बार नोट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इनमें डिटेल में जब सीखेंगे तो ये आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए कि जो फोर्स है, जब ट्रांजैक्शनल मोशन पढ़ रहे थे, किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, वो फोर्स किसके बराबर था? आप कह रहे थे फोर्स है वो बराबर है अपना मास इनटू सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन, उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर था। तो यहाँ पर जब प्योर रोटेशनल मोशन होता है उस कंडीशन में हम बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं बल आघूर्ण से। देखिए, फोर्स है वो किसके बराबर होता है? उसको बल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर सॉरी, फोर्स है उसको बल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको टी है, टी यानी कि टॉर्क। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको करेंगे बल आघूर्ण से। ठीक है, इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आघूर्ण से आप समझ रहे हो कि जब बल तो लग रहा है परंतु वो घूमती हुई वस्तु पे लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर देखिए, मास की जगह हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई ले रहे हैं। और यहाँ पर जो अपना लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं? एल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इनमें आपस में रिलेशन है वो आप समझ चुके हो ना। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप पूछेगा। यहाँ पर जो अपना आई और एल्फा वो कहाँ से लेना है? वो हमें लेना है रोटेशनल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है ना, डिटेल में स्टडी करेंगे इनको, परंतु एक बार इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख लीजिए। ट्रांजैक्शनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन को स्टडी करने के बाद जो थर्ड हम स्टडी करते हैं हमारा जनरल मोशन क्या होता है उसके बारे में। तो जनरल मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक रिजिड बॉडी है जो क्या कर रही है? प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन कर रही है। प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन कर रही है तो उसमें हम क्या कहेंगे कि हमारा जो वो रिजिड बॉडी है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। उसका जो एक्सेलरेशन है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसके एक्सेलरेशन से। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है, वो क्या कर रही है? प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि उसमें एक पॉइंट कम से कम ऐसा हो जो स्थिर हो। ठीक है, और उस स्थिर पॉइंट के रिस्पेक्ट के अंदर वो घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है, और किसी एंगुलर वेलोसिटी उसकी हो सकती है ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है उसका एल्फा। ठीक है, अब एक ऐसी रिजिड बॉडी की कल्पना कीजिए जिसमें हमारा जो प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन और जो प्योर रोटेशनल मोशन उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो इसके लिए क्या होगा कि हमारा रिजिड जो बॉडी है उसमें ट्रांजैक्शनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। यानी कि हमारी जो रिजिड बॉडी है वो किसी वी सी वेलोसिटी के साथ जा रही है या उसका एक्सेलरेशन ए सी है। साथ ही उसमें क्या है? उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन है एल्फा। दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर किसी रिजिड बॉडी के अंदर प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन दोनों साथ साथ हों तो उसे हम क्या कहेंगे? जनरल मोशन कहेंगे। ठीक है, अब जरा एक बात और बताइए कि जब हमारा प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन होता है, जैसे कि यहाँ पर प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो रिजिड बॉडी है उसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वो पॉइंट क्या है? स्थिर अवस्था में है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो रोटेशनल एक्सिस है उस पर कम से कम एक पॉइंट है हमारा जो स्थिर है। परंतु जनरल मोशन के अंदर हमारी जो रिजिड बॉडी है उसमें क्या कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो स्थिर हो? तो हम कहेंगे ऐसा पॉइंट तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन एक्सिस वाला जो ये पॉइंट है वो भी क्या है? जिस डायरेक्शन में हमारी पूरी रिजिड बॉडी मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में ये वाला जो पॉइंट है जो पहले स्थिर था प्योर रोटेशन की कंडीशन में, वो अब भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप एक कंक्लूजन तो ये निकल कर आता है कि हमारा जनरल मोशन के अंदर हमारी जो रिजिड बॉडी होगी उसके अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो कि स्थिर हो, यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट है वो मोशन की कंडीशन में होंगे। ठीक है, सेकेंड एक चीज और देखिए, यहाँ पर जब प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन हम देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे? हमारा जो पार्टिकल ए और जो पार्टिकल बी है, ठीक है, मान लेते हैं पार्टिकल बी है वो यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल यहाँ पर जो सेंटर के बिल्कुल नजदीक। ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी है उनका डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि समान जो टाइम पीरियड के अंदर अगर हमारी रिजिड बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है तो उस कंडीशन के अंदर जितना जो टाइम इंटरवल है उसमें ए जितनी दूरी तय कर रहा है उतनी दूरी ही अपना जो बी तय करेगा। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। क्यों? पर हमारा प्योर जो जनरल मोशन है, जो हमारा जनरल मोशन है, उस कंडीशन के अंदर ए और बी का अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ए और बी के लिए हमारा जो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इक्वल होगा, पर जो रोटेशनल की वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ए है वो साथ के साथ तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट ले रहा है और इधर भी ले रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बी है वो आगे की तरफ भी जा रहा है और रोटेशन भी कर रहा है, दोनों चीजें है ना इसमें। तो यहाँ पर एक तरह से जो टायर का जो मोशन है वो देखिए आप, जो टायर है आपका वो किस तरह से मोशन करता है। टायर है वो आगे की तरफ भी जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है, उसके अंदर जो जितने भी पार्टिकल मौजूद है ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट, जो थर्ड जो पार्टिकल है उसे डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका आगे की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने पास में रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि जो जनरल मोशन होता है, जनरल मोशन के अंदर सभी जो पार्टिकल होते हैं उन सभी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसके अलावा कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो कि स्थिर अवस्था में हो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है, इनको आपको याद भी रखना है और इसको नोट आउट भी कर लेना है कि देयर इज नो पॉइंट विच रिमेन स्टेटली फॉर ऑल द टाइम, ठीक है। यानी कि रिजिड बॉडी के अंदर रोटेशन के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कोई भी पॉइंट है वो स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है वो अंडरगोस डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएंगे, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि हमारा जो पार्टिकल है जो अपना जनरल मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसका फोर्स है वो क्या होगा। तो देखिए हमारा जो प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन है उस कंडीशन के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर है, वो बराबर है अपना हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। प्योर रोटेशन मोशन है उस कंडीशन के अंदर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर है, वो बराबर है अपनी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर एक चीज बताइए, यहाँ पर मास माने ना वो सेंटर ऑफ मास माने, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन दूर रहे आपको। तो यहाँ पर जब जनरल मोशन होगा, जनरल मोशन की कंडीशन के अंदर हमारे जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी, क्योंकि दोनों की वजह से ही तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए इनका एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होगा। तो प्योर रोटेशनल मोशन में तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम है वो पूरा होता है आई ओमेगा के बराबर, जहां आई है वो सेंटर ऑफ मास का हम ले रहे हैं। इसी प्रकार से प्योर ट्रांजैक्शनल मोशन है उसमें अपना जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है। तो इसके लिए आपको लास्ट चैप्टर है वो देखना चाहिए, जहां पर हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम होता है आर सी एम आर सी और साथ में वी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा आज किसमें, जनरल मोशन में, वो किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम वो बराबर होगा, पहले तो ये अपना आई सी ओमेगा है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर ओमेगा वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, प्लस ये हो गया अपना एम, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यार, ये आ गया एम आर सी वेक्टर क्रॉस वी सी वेक्टर, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्या है, जब हमारा जो पार्टिकल है जनरल मोशन कर रहा है उस कंडीशन के अंदर हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो आ गया, ठीक है। अब फोर्स है, फोर्स अपना प्योर ट्रांजैक्शन मोशन में रिप्रेजेंट करते हैं एम ए सी के द्वारा, प्योर रोटेशनल मोशन है उसमें करते हैं आई एल्फा के द्वारा। तो यहाँ जनरल मोशन में जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो वहां पर हम दो प्रकार की इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, कौन कौन सी, एक तो आप लगाओगे एफ इक्वस टू एम ए सी लगाओगे, इसके अलावा हम टॉर्क इक्वस टू आई एल्फा लगाएंगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम काम में लेंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाती है, वो बराबर आ जाती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जो आई ओमेगा प्लस एम आर वी के बराबर होगा, ठीक है। और इक्वेशन मोशन अपने पास से दो आ जाएगी, इनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो उनको सोल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है, तो हमारा जो जनरल मोशन होता है, जनरल मोशन के अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप की अगर कंडीशन लगा दें तो हमारा जो जनरल मोशन है वो क्या कहलाएगा, रोलिंग मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो वो स्पेशल कंडीशन है उनको हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा कोई भी एक ये रिजिड बॉडी है जिसकी रेडियस आपको आर दे रखी है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये कर रही है जनरल मोशन, ठीक है। अब जनरल मोशन कर रही है तो इसके अंदर हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिसको मैं वी सी से डिनोट करता हूँ। इसी प्रकार से सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा जिसको मैं ए सी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब साथ में जनरल मोशन में क्या होता है, रोटेशन मोशन होता है। तो हमारा ये जो रिजिड बॉडी है ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी, ओमेगा है, ठीक है। और इसके अलावा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है इसका, एल्फा है।
तो यहाँ पर एक कंडीशन है वो यहाँ फुलफिल होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होना चाहिए ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, ए सी, वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना एल्फा आर के। अगर ये वाली जो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा जो ये जनरल मोशन है वो क्या कहलाएगा, प्योर रोलिंग मोशन कहलाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ जो पार्टिकल मौजूद है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है और यहाँ जो पार्टिकल मौजूद है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल होगी। इसी प्रकार से जो पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, उसका जो एंगुलर एसिलेशन आ रहा है और यहाँ जो पार्टिकल जो मौजूद है उसका एंगुलर है जो एसिलेशन आ रहा है वो इक्वल होगा। यानी कि इक्वल टाइम पीरियड के अंदर हमारे जितने भी पार्टिकल है वो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्योर रोलिंग से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये दोनों कंडीशनें हम पहले लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या इसमें स्पेशल क्या होता है, तो प्योर रोलिंग मोशन है उसमें ज़्यादातर जो केस हम देखेंगे उसके अंदर क्या है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो नेसेसरी होगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम कंसीडर करेंगे, विदाउट जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा प्योर रोलिंग मोशन है वो होगा ही नहीं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो अपना फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो अपना एनर्जी में जो लॉस है वो जीरो लेते हैं, एनर्जी में लॉस है वो जीरो लेंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो अपना प्योर रोलिंग जो मोशन होगा उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी जो अपनी आएगी वो कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो ज़्यादातर केस के अंदर हम फ्रिक्शन फोर्स है वो जरूर लगाएंगे, विदाउट फ्रिक्शन फोर्स है प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा। सेकंड हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नो एनर्जी लॉस होगा। इसके अलावा जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो प्योर रोलिंग मोशन है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी वो बड़े ही आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इन चारों के अंदर हमने जो डिफरेंस देखा है, अगर इसमें किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में थोड़ा और स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम सोल्व करेंगे। जैसे कि आपका मोमेंट ऑफ इनिशिया, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी नहीं किए हैं, तो मोमेंट ऑफ इनिशिया के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बॉडीज़ हैं उनका हम मोमेंट ऑफ इनिशिया है वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।